27 मार्च 1971 की ये बात है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक जापानी जहाज को कुछ सिग्नल मिलने शुरू हुए। मैसेज ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद चटगांव के कालूर घाट से प्रसारित हो रहा था। हमारे नेता बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नाम पर घोषणा करता हूं कि बांग्लादेश आज से आज़ाद है। इस संदेश को रेडियो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार दुनिया भर के लिए प्रसारित किया और यहीं से दुनिया को पता चला कि बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। इस संदेश को प्रसारित करने वाले ज़ियाउर रहमान आगे चलकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का गठन किया, जो वर्तमान में बांग्लादेश की दो बड़ी पार्टियों में से एक है और जिसकी कमान ज़ियाउर रहमान की पत्नी खालिदा ज़िया के हाथ में है। दूसरी बड़ी पार्टी है आवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है, मुजीबुर रहमान की पार्टी। अगस्त 2024 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर एक अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि स्थिति सामान्य होते ही आम चुनाव करवाए जाएंगे। आगे क्या होगा, चुनाव कब होंगे, कहना मुश्किल है, लेकिन अगर चुनाव हुए तो बीएनपी ही सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार अभी नजर आती है। इसलिए भारत में अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अगर बीएनपी दोबारा सत्ता में आई तो बांग्लादेश में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास की तरफ। बीएनपी की शुरुआत कैसे हुई, मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जनरल ज़ियाउर रहमान के हाथ सत्ता कैसे आई और ज़िया के कार्यकाल में बांग्लादेश कैसे बदला, जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। पिछले एपिसोड में हमने आपको शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी के बारे में बताया। बांग्लादेश की राजनीति में जिस शख्स को मुजीब के बरक्स खड़ा करने की कोशिश की जाती है वह जनरल ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान हालांकि छठे राष्ट्रपति थे, फिर मुजीब से उनकी तुलना कैसे और क्यों होती है, इसका आप उदाहरण देखिए। अभी हमने बताया कि 27 मार्च 1971 को ज़िया ने बांग्लादेश की आज़ादी का संदेश दिया था। वर्तमान में उनकी पार्टी बीएनपी का दावा है कि चूंकि ज़िया के संदेश से दुनिया को बांग्लादेश की आज़ादी का पता चला, इसलिए बांग्लादेश के गठन में ज़िया का भी बड़ा रोल है। जबकि आवामी लीग के समर्थकों के मुताबिक ज़िया से पहले 26 अगस्त को शेख मुजीब का संदेश प्रसारित हो चुका था। 1971 युद्ध के दस्तावेजों का संकलन करने वाले एमएमआर जलाल बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के आर्टिकल में लिखते हैं कि गिरफ्तारी से पहले ही शेख मुजीब ने अपना संदेश समर्थकों तक पहुंचा दिया था। ये संदेश 26 मार्च को रेडियो से प्रसारित भी किया गया, हालांकि बहुत कम लोगों ने इसे सुना था। इसके बाद आवामी लीग के नेताओं ने मेजर ज़ियाउर रहमान से रिक्वेस्ट की, तब वो मेजर थे फौज में, कि आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर अगर आज़ादी की घोषणा करेगा तो ज़्यादा जोर पड़ेगा। ज़िया तैयार हुए इसके लिए और उन्होंने भी आज़ादी की घोषणा कर दी। किसने पहले घोषणा की थी, इस बात ने बांग्लादेश की राजनीति में 2 दशक तक हंगामा मचाए रखा। खालिदा ज़िया की पार्टी का दावा है कि ज़िया ने पहले घोषणा की, वहीं शेख हसीना की पार्टी ये क्रेडिट शेख मुजीब को देती है। अब ये दोनों ही पार्टियां जब जब पावर में आती रहीं, स्कूलों की किताबों में हेरफेर होता रहा। ये आता तो अपना लिखता, वो आते तो अपना लिखते। शेख हसीना के दौर में तो एक कानून ही पास कर दिया गया कि जो कोई बंगबंधु की लेगेसी से छेड़छाड़ करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। साल 2014 में बांग्लादेश के पूर्व एयर वाइस मार्शल ए.के. खांडकर ने एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने दावा किया कि शेख मुजीब ने आज़ादी की घोषणा से जुड़ा कोई संदेश लिखा ही नहीं था। इस किताब के ऊपर आवामी लीग के समर्थकों ने इतना हंगामा किया कि खांडकर को किताब का वो हिस्सा हटाना पड़ा। बाकायदा बाद में उन्हें फॉर्मल माफ़ी मांगनी पड़ी। सलिल त्रिपाठी अपनी किताब द कर्नल हु वुड नॉट रिपेंट में लिखते हैं, शेख मुजीब से अलग जनरल ज़िया मिलिट्री के आदमी थे और प्रैग्मैटिक थे। उनके बहुत ऊंचे सपने नहीं थे, न ही उन्होंने मुजीब की तरह कोई आदर्श पेश ही किया। उनका उद्देश्य बस इतना था कि शासन ठीक से चले, सब उनका ऑर्डर माने और लॉयल रहें। अगस्त 1975 में शेख मुजीब की हत्या हो गई। ज़िया को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। सत्ता की चाबी पहली बार उनके हाथ में आई। नवंबर 1975 में जब एक और बार सत्ता पलट हुआ, ज़िया को समझ आ गया कि आर्मी में ऑर्डर लाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक एक कर अपने प्रतिद्वंद्वियों को ठिकाने लगाना शुरू किया। क्योंकि टॉप जॉब पे वो थे, उन्हें मालूम था कि वो भी निशाने पर आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 रास्ते अपनाए। कुछ आर्मी ऑफिसर्स को मिलिट्री ट्रायल चलाकर मौत की सज़ा दे दी, कुछ को फॉरेन एम्बेसडर बनाकर देश के बाहर भेज दिया।
इतना ही नहीं, जिया ने मुजीब के हत्यारों को भी इम्यूनिटी दे दी। सलिल त्रिपाठी अपने किताब में लिखते हैं कि जिया ने मुजीब के हत्यारों को इम्यूनिटी दी ताकि उन्हें अपना दुश्मन वो न समझें। जुलाई 1976 में उन्होंने खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया और इसके अगले ही साल वो खुद राष्ट्रपति ही बन गए। सत्ता पर पकड़ बन चुकी थी, लेकिन जिया लेजिटिमेसी भी चाहते थे और इसके लिए उन्होंने धार्मिक तुष्टीकरण का सहारा लेना शुरू किया, जो मॉडल इनके बाद पाकिस्तान में वहाँ के जनरल जिया ने अपनाया। सलिल त्रिपाठी अपने किताब में बताते हैं कि जिया कहीं से धार्मिक कट्टरपंथी स्वयं नहीं थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और उनकी सोच वहीं से तैयार हुई थी, जिसका एक बड़ा पहलू भारत का विरोध था। जनरल जिया के कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में बर्फ जमी रही। 1977 में राष्ट्रपति बनने के बाद जिया ने इस्लामिक पार्टियों से हाथ मिलाना शुरू किया। उन्होंने अजीजुर रहमान को अपनी कैबिनेट का मेंबर बनाया, जबकि ये वो शख्स था जो बांग्लादेश युद्ध के दौरान यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बन के गया था, जहां उसने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। जिया ने संविधान से सेक्युलर शब्द को भी हटाया और संविधान में इस्लामिक रेफरेंसेस जोड़े। जमात-ए इस्लामी जो बांग्लादेश में बैन थी, उसके निर्वासित चीफ को जिया ने लौटने की परमिशन दी और जमात दोबारा बांग्लादेश में इस्टेब्लिश होने लगी। जिया के दौर में जो निर्णय लिए गए, उनकी मुजीब के फैसलों से तुलना करेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा कि बांग्लादेश में वर्तमान फॉल्ट लाइंस कैसे तैयार हुई हैं। शेख मुजीब के दौर में मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को वरीयता दी गई। जिया के दौर में सिस्टम हटा के पुरानी हायरार्की इस्टेब्लिश की गई, जिसके चलते आर्मी में गुट बने कि भैया किसी को कोई बढ़ा रहा था, हमको कोई बढ़ा रहा है। जिया ने विरोध करने वाले सैनिकों को फांसी पर तक लटकाया। एंथनी मैस्करेंस अपनी किताब अ लेगेसी ऑफ ब्लड में लिखते हैं, 2 महीनों में 1143 जवानों को बिना कानूनी प्रक्रिया के फांसी दे दी गई थी। जिया के दौर में भी 5 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई। जिया जानते थे कि मिलिट्री का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा गैम्बल खेला। अपने कैबिनेट में मौजूद मिलिट्री ऑफिसर से उन्होंने कहा कि वो अपनी रैंक्स को त्यागें। जिया ने खुद भी मिलिट्री रैंक छोड़ा और खुद को सिर्फ राष्ट्रपति कहे जाने पर जोर देने लगे। राजनीतिक वैधता हासिल करने के लिए जिया ने बीएनपी का गठन किया और 1979 में उन्होंने चुनाव भी करवा दिए, जिसमें उनकी पार्टी ऑब्वियसली 300 में से 207 सीट जीत गई। 1981 में जब देश में हालात सामान्य होने लगे, जिया ने शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश आने की मंजूरी भी दी। हसीना ने उस समय अपने राजनीतिक मंसूबे जाहिर नहीं किए थे, लेकिन देश लौटने पर उनका ऐसा स्वागत हुआ कि अवामी लीग जो एकदम पस्त हो गई थी, उसमें एक नया जोश भर गया। जिया हालांकि तब तक इतनी ताकत इकट्ठा कर चुके थे कि उन्हें राजनीतिक रूप से कोई खतरा नहीं था। खतरा हालांकि कहीं और मंडरा रहा था, जिसकी जिया को रत्ती भर भनक नहीं थी, और इसी लापरवाही के चलते जिया का अंत भी वैसा ही हुआ जैसा उनके प्रतिद्वंद्वी शेख मुजीब का हुआ था। 29 मई 1981 की बात है। जिया उर रहमान चिटगांव की यात्रा पर थे। यहाँ वो बीएनपी के लोकल लीडर्स का झगड़ा सुलझाने के लिए आए थे, सुलह करवाने। दोपहर में कुछ मीटिंग्स के बाद जिया सर्किट हाउस गए, जहां उनके रुकने का इंतजाम था। रात को डिनर किया उन्होंने और अपने कुक से कहा कि सुबह जल्दी नाश्ता तैयार कर देना, और इसके बाद वो सोने गए। अगली सुबह ठीक 4 बजे जब जिया गहरी नींद में थे, सर्किट हाउस में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये सैन्य ऑफिसर्स का ही एक गुट था जो जिया की नीतियों से खुश नहीं थे। इन लोगों ने जिया के कमरे में घुसकर उनको कत्ल कर दिया। बांग्लादेश के गठन के महज 10 सालों में देश के 2 राष्ट्रपतियों की हत्या हो गई थी, और इसके बाद अगले 10 साल तक बांग्लादेश मिलिट्री शासन के अधीन ही रहा। हालांकि जिया के बाद उनकी पार्टी की कमान उनकी पत्नी खालिदा जिया ने संभाली। इसलिए यहाँ से बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा वर्सेस हसीना और बीएनपी वर्सेस आवामी लीग का दौर शुरू हुआ। जैसा हमने पहले बताया, दोनों पार्टियां शेख मुजीब और जिया उर रहमान की सोच पर ही चलती हैं बाय एंड लार्ज, और यही है कि दोनों की लेगेसी से आप दोनों पार्टियों की नीतियों को भी समझ सकते हैं। खालिदा जिया और बीएनपी अगर एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होते हैं तो देश किस तरफ जाएगा और भारत पर इसका कैसा असर होगा, इसका एक संकेत इतिहास में हुई घटनाओं से हम समझ सकते हैं। हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं फ्यूचर को, इतिहास के बारे में बता रहे हैं। एक और घटना के बारे में आपको बताते हैं। बांग्लादेश के समाचार पत्र डेली जुगांतर के साल 2019 के एक आर्टिकल के मुताबिक साल 1979 में जब जिया उर रहमान राष्ट्रपति थे,
उनके प्रधानमंत्री शाह अजीजुर रहमान ने कैबिनेट को एक सीक्रेट लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा गीत एक भारतीय गीत है। यहाँ बांग्लादेश के राष्ट्रगान, वहाँ के नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला की बात हो रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के नहीं हैं, ऐसा उसमें लिखा था। मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है कि हिंदू समुदाय से आने वाले कवि का लिखा गीत नेशनल एंथम कैसे है बांग्लादेश का, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है। हमें इसमें बदलना चाहिए। इस लेटर में कुछ दूसरे गीतों को सुझाया गया था, जिनमें से एक प्रथम बांग्लादेश को टीवी पर प्रसारित भी किया जाने लगा। ज़ियाउर रहमान खुद भी इस पक्ष में थे। जब बीएनपी के एक लीडर डॉक्टर यूसुफ ने ज़िया से कहा कि हमें राष्ट्रीय झंडा भी बदल देना चाहिए, इस पर ज़िया ने जवाब दिया कि हाँ, सब कुछ होगा, लेकिन पहले एक हिंदू का लिखा नेशनल एंथम तो बदलने दो, उसके बाद हम नेशनल फ्लैग की सोचेंगे। इसी किस्से के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। ऐसा कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।